3 मार्क्स आपके। और हमने प्लान किया था कि 4 वीडियोस में खत्म करेंगे। अब मैंने ट्राई किया है, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट 2 वीडियोस मतलब नेक्स्ट 2 वीडियोस में 2 वीडियोस में हम इसको खत्म कर देंगे। 15 नंबर हैं और ये ऐसे 15 नंबर हैं जो शायद सबसे आसान है पूरे सीटेट के पेपर में। 12 से 13 नंबर आसानी से आप इन आउट ऑफ 15 लेकर के आ सकते हैं जस्ट 2 वीडियोस में। कोशिश ऐसी ही की है मैंने, बाकी देखते हैं। एक बार को एनसीईआरटी के क्वेश्चन कई बार टेढ़े मेढ़े कर देते हैं या कम आ जाते हैं, बट ये पेडागोजी फिक्स ही रहती है 15 मार्क्स में। और ये वाली पेडागोजी मतलब ऐसी है, इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं है अगर मैं बात करूं तो। ये 2 वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़ा सा तेजी से खत्म करेंगे, फिर इंग्लिश पेडागोजी पे आएंगे परसों से, है ना। तो आज कल में पेडागोजी खत्म कर लेंगे, इसको कंप्लीटली देखिएगा। थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है क्योंकि कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, बट देखिएगा जरूर। ये बहुत आसान नंबर है सीटेट के लिए, ठीक है। मीडियम को लेकर परेशान मत होना, हिंदी मीडियम वाले मैं ट्रांसलेट करके चलूंगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुंचे, कैसा कैसा चल रहा है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर आप करते रहिएगा जैसे जैसे आप आते जाएं। दिव्य तिवारी बहुत बढ़िया, देव तिवारी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो कर लीजिएगा, ये बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक। ये जो पीडीएफ होगी आपको मिल जाएगी लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पर। हम लोग वहां 1 लाख हो चुके हैं आज, तो वो अपने आप में एक अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, है ना। उसका लिंक तक काम नहीं करता है मुझे लग रहा है टेलीग्राम का, और आप लोग सर्च कर करके 1 लाख लोग पहुंच गए, ये कितनी बड़ी बात है। चलिए फिर थीम्स पर आते हैं। थीम्स की बात करते हैं। ईवीएस में एक क्वेश्चन रखा हुआ, मतलब पक्का क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, मतलब फ्री का नंबर है, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है इसमें, ठीक है। थीम्स ऑफ ईवीएस। ईवीएस में कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स के अंदर कुछ सब थीम्स हैं, फिर टॉपिक्स बनाए गए हैं उनसे, ठीक। तो इस 6 थीम्स पर बेस्ड है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन प्राइमरी लेवल पर, ठीक। जो ये प्राइमरी लेवल है 1st to 5th का, उसमें भी 3rd से ईवीएस की बुक आती है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1st और 2nd में बुक क्यों नहीं है ईवीएस की, एनसीईआरटी। प्राइवेट स्कूल वाले कुछ भी लगा दें, वो एक डिफरेंट चीज है, एनसीएफ रिकमेंड नहीं करता। तो 3rd to 5th, 3rd, 4th और 5th में एनसीईआरटी आती है, इसलिए हमने समरी भी 3rd, 4th, 5th की है, ठीक। तो ये 6 थीम्स हैं, पूरा ईवीएस इन्हीं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमेगा। और यहां से एक क्वेश्चन पक्का। अगर हम बात करें थीम्स ऑफ ईवीएस की, तो कुछ 6 थीम्स हुई। पहला थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त जिनके बिना काम चलता नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, भाई पहले मैं ये बिल्कुल आप याद करके जाएंगे, यहां से टेंशन मत लेना। फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब परिवार और दोस्त, है ना। आप फैमिली में जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद परिवार दोस्त भी बनते हैं, वहां पे भी दोस्त बना लेते हैं कुछ फैमिली में भी, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं आसपास, ठीक है, जंगल में नहीं हो, तब क्या है? फूड, यानी कि खाना चाहिए होगा। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा थीम क्या हुआ? मेन थीम्स हैं 6, फूड, खाना, ठीक। 3rd है आपका वाटर, भाई पानी भी तो पियोगे खाना खा के, ठीक, वैसे पीना नहीं चाहिए। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपका फूड है, उसके बाद आप वाटर लेंगे, इनटेक हुआ वाटर का। फिर शेल्टर, मतलब आपको आश्रय चाहिए रहने के लिए, घर झोपड़ी जो चाहे, जो भी मिल जाए, ठीक। फिर है ट्रेवल, फिर आपका यार बोर हो गए एक जगह पे, तो आप सोचें चलो घूम के आते हैं, आजकल कोरोना में नहीं बट वैसे जनरली, तो ट्रेवल। फिर सिक्स्थ जो थीम है लास्ट, थिंग्स वी मेक एंड डू, भाई कुछ कुछ करते भी तो हैं हम दुनिया में, ऐसा ही थोड़ा ना खाओगे पियोगे। ऐसे परिवार में जन्म हुआ, खाना खाया, पानी पिया, एक घर मिल गया, एक शेल्टर में, आश्रम में पहुंच गए, फिर कभी घूम के आ गए, कुछ तो करोगे ना। बोर हो जाओगे अगर ऐसे कुछ नहीं करते रहोगे, घुमक्कड़ हो जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ 6 थीम्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप अगर यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे याद रखने में इनको, तो आपके 2 से 3 नंबर सेव हो सकते हैं आसानी से, कम से कम भी, क्योंकि इसमें फिर वो क्वेश्चन घुमा करके बनाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल 6 थीम्स हैं। 6 थीम्स में क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स में आप पैदा हुए, फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर फूड मतलब खाना चाहिए, फिर वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, ट्रैवल करना है, और लास्ट में कुछ तो बनाओगे, तो थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है, जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से मेरे साथ खुद बोल के देखो इसको छोड़ करके। यहां से फर्स्ट थीम क्या है? टोटल 6 थीम्स हैं, 6 थीम हैं। उन 6 थीम्स में से पहला क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर फूड चाहिए आपको, शेल्टर चाहिए आपको, इसके अलावा फिर आपको क्या चाहिए? ट्रैवल करना है, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, और इसमें से कोई एक मिस कर दिया है मैंने, है ना। तो ये टोटल मिलाकर के कुछ 6 थीम्स हो गए। अब थोड़ा सा देखेंगे इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैंने बीच में क्वेश्चंस भी डाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक, फूड, 3rd क्या है? वाटर, फिर क्या करोगे? शेल्टर चाहिए, ट्रैवल करना पसंद करोगे, और थिंग्स वी मेक एंड डू, कुछ तो करोगे ही, ठीक, सिंपल बात।
फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर और ट्रेवल, उसके बाद आपका थिंग्स वी मेक एंड डू। क्लियर है बात? ये दिमाग में पिक्चर या तो इसको बना लो जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी आसान है। ठीक है बात क्लियर? पीडीएफ ये मिल जाएगी, इसको 4-5 बार देखोगे भी ना सिर्फ, तब भी याद रहेगा, है ना। फैमिली, खाना, पानी, ताना मतलब रहोगे कहीं, शेल्टर, ट्रैवल और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बोर कर दिया मैंने आपको, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा है। सब थीम्स हैं अब इसके कुछ, अगर आपको 6 थीम्स क्लियर हैं, अगर आप वहां कंफ्यूज नहीं हुए इतनी बार डिस्कशन के बाद, तब जाके सब थीम पे बढ़िएगा, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होंगे बीच में। ठीक, तो 6 थीम्स हमको क्लियरली पता है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक, क्या फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, लास्ट क्या था बताओ फटाफट से, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये हुई 6 मेन थीम्स, ये ब्रॉड थीम्स हैं। इसके अलावा कुछ सब थीम्स भी हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर कुछ 4 सब थीम हैं जो इनके अंदर आती है। ये जो मेन थीम है फर्स्ट, इसके अंदर कुछ 4 सब थीम्स हैं। 1.1 क्या हो गया, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, कुछ तो करोगे भी ना, दोस्तों के साथ भी, घर में भी खेलते हो, कुछ करते हो, एनिमल्स, प्लांट्स, ये कुछ सब थीम हुई 4 किसकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। सब थीम्स कितनी है, 4, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। क्लियर बात हो गई। फैमिली फ्रेंड्स क्या है, वो एक ब्रॉड थीम है। अब इसके अलावा एक और सब थीम है आपकी, सब थीम दूसरा है जिसकी सब थीम्स हैं, वो है फूड। बस 2 में ही है जिनमें सब थीम्स हैं, बाकी में नहीं है। फूड की सब थीम्स क्या है, टेस्टिंग, हमने चैप्टर पढ़ा है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, आपको याद होगा, हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, कैसे हमारे अम्लीय जो तत्व होते हैं पेट में, जो एसिड है, ठीक, तो टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, पाचन कह सकते हैं, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, ये भी हमने पढ़ी है, क्वेश्चन आता है इन पे भी, कैसे आप दूध को ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकते हो, कैसे धनिया को ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकते हो। फिर है फार्मर्स एंड हंगर, जो फार्मर्स हैं इस पे भी हमने बात की हुई है, कैसे काला हांडी में, उड़ीसा में, वहाँ क्या स्थिति है, कैसे लोग भूखे, बहुत ज्यादा वहाँ गरीबी है, इतना ज्यादा चावल उगने के बाद भी, है ना, तो कैसे किसानों को प्रॉब्लम है, तो फार्मर्स एंड हंगर। तो कुछ फूड में ये 5 सब थीम हुई। फैमिली में कितनी थी, 4 सब थीम थी, फूड में कितनी है, 5 सब थीम है। ठीक है बात, यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पर चलेंगे। अब यहां तक की बस इतनी कहानी है, आपको सब थीम हर एक 6 थीम में है, मतलब टोटल 6 थीम्स में से सिर्फ 2 में ही सब थीम्स हैं, बाकी में नहीं है, बाकी नॉर्मल है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में 4 सब थीम हुई। कौन सी है वो 4 सब थीम, देख लेते हैं एक बार ध्यान से। रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। फिर फूड में 5 सब थीम है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स और फार्मर्स एंड हंगर। टोटल मिलाकर सब थीम कितनी हुई, कुछ 9 हो गई, सिंपल है। बाकी का तो आपका है ही नॉर्मल जैसे था। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया मजहर। चलिए फिर, अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा बता दीजिए इतना ज्ञान जो अब तक हमने डिस्कस किया वो कितना क्लियर हुआ आपको। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। आज का जो सिलेबस है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स बनी हुई है, पूरा जो सिलेबस है, उसमें कौन सी एक बात, कौन सा एक ऑप्शन ब्रॉड थीम में नहीं आएगा, नॉट अ ब्रॉड थीम। ब्रॉड थीम कितनी है, जो बड़े वाली, ब्रॉड का मतलब समझ रहे हैं आप बिल्कुल, हिंदी मीडियम वाले भी, 6 ब्रॉड थीम्स हैं, उनके अंदर कौन सी एक पॉइंट नहीं आएगा। अगर आपने 6 याद की हुई है ना, तो आपको कोई सब थीम याद करने की जरूरत ही नहीं है। उन 6 में से आप पहचान जाओगे ये ब्रॉड है, इसके अलावा जो है वो सब थीम है। फटाफट से बताओ, कितने दुख की बात है जो लोग ए आंसर कर रहे हैं। मतलब मैं गाने गा रही हूँ तब से कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में जन्म लोगे, फिर खाना खाओगे, फिर पानी पियोगे, फिर एक घर भी चाहिए रहने को जिसको शेल्टर कहेंगे, और आप लोग ने ए कर दिया आंसर। मतलब क्या चाहते हो, है? फिर हद कर दी, मतलब शेल्टर कैसे हो सकता है, शेल्टर ब्रॉड थीम है, नॉट पूछा है क्वेश्चन में। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी ब्रॉड थीम हुई। लास्ट वाली जो है वर्क एंड प्ले या फूड, ये तो हम समझ ही चुके हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद तो खाना ही खाएंगे ना, ठीक। तो वर्क एंड प्ले सिर्फ यहां पर आंसर होगा, जो ब्रॉड थीम में नहीं आएगा, वो फैमिली की सब थीम में है। जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसकी सब थीम का हिस्सा है वर्क एंड प्ले। सी आंसर यहां सही हुआ, ठीक। तो ऐसी गलती ना करें जिसका कोई फायदा ना हो, फिर है ना, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, आपकी भी और मेरी भी। इससे आसान नंबर नहीं है, अगेन मैं फिर से वही कहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन,
in EVS themes have been proposed instead of topics. टॉपिक्स की जगह थीम्स को क्या दिया हुआ है, प्रपोज किया हुआ है ईवीएस में, जिन पर सारे टॉपिक बने हुए हैं आपके। रीजन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है आपके सामने, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चे जो उनका पर्यावरण है उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाए। फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट, बच्चों के अंदर शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित हो सके। मतलब कि इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज उनके एनवायरमेंट में, क्योंकि बच्चे जो है टुकड़ों में नहीं देखते एनवायरमेंट को तोड़ के, वो एज अ होल देखते हैं। कहीं अगर आसपास लड़ाई भी हो गई या उन्होंने कुछ देख लिया एकदम से जिससे वो पहले अवगत नहीं थे, बट वो एकदम से देखेंगे तो वो उनके अंदर जाएगा तो सही, हिट तो करेगा उन्हें। तो एनवायरमेंट की एक इंटर रिलेटेड समझ बने बच्चों में, इसलिए बड़े बड़े थीम्स को शामिल किया गया है, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं बाकी। ठीक है, फिर है थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी। ऐसा कुछ नहीं है, इजी और टफ की बात नहीं हो रही। फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स, ये सब फालतू होते हैं कि टीचर का बोझ कम करना, बच्चे का बोझ कम करने की बात हो तो ठीक है, बट ऐसा सिलेबस का बोझ कम करने के लिए आपने थीम्स डाल दिए तो ऐसा थोड़ी है, फिर तो टॉपिक्स में और कम हो जाता। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ सिंपल सही हुआ। क्यों? बात हुई है कि कौन सा एक सिलेबस के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मतलब थीम्स को क्यों डाला हुआ है, टॉपिक्स को क्यों नहीं। तो सिंपल इसका आंसर है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। भाई जो इंटर रिलेटेड पूरा जो एनवायरमेंट है बच्चे का आसपास, उसको वे इंटर रिलेट करके देख पाए, जोड़ करके देख पाए, अलग थलग ना देखे। क्लियर हुई बात? इसलिए थीम्स को दिया है ईवीएस में। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब इनसे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है बात। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे सकता है, ये ऑप्शन कितने भी बार बदले हुए हैं और कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। कभी शेल्टर की जगह फैमिली दे देगा, कभी किसी की जगह, कभी आपको सब थीम दे देगा, उसमें से एक मेन थीम होगा जो चूज करना होगा। तो सिर्फ 6 थीम्स याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। मैप की बात बाद में करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं फटाफट से 6 थीम्स की, फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप भूलें ये 6 थीम्स कभी भी। ठीक है, और इसके बाद भी हो सकता है आपको रिवीजन की जरूरत पड़ जाए। ठीक है बात, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। याद करो कौन से हैं 6 थीम्स। बहुत बढ़िया। फैमिली एंड फ्रेंड्स, पहला है परिवार और आपके दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड क्या था भाई? फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद क्या करोगे? खाना चाहिए होगा, फूड, फिर पानी भी पियोगे खाना खा के, वाटर, रहोगे भी तो सही कहीं, शेल्टर, घूमने भी जाओगे, ट्रेवल, और थिंग्स वी मेक एंड डू, कुछ तो करोगे ही, ऐसी थोड़ी ना कम में घूमते रहोगे। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 ब्रॉड थीम्स है। इनके अलावा जो मिले वो सब थीम है या नहीं है? ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और इसमें भी सब थीम किसके अंदर है? फूड और फैमिली में, बाकी चारों में कोई सब थीम नहीं है। क्लियर हो गई बात? 5 सब थीम है फूड में और 4 सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स में, टोटल 9 सब थीम्स हो गए मिलाकर के। क्लियर यहां तक की कहानी? ये थीम्स हुई ईवीएस की, मुद्दे हैं ये ईवीएस के। ठीक है, मैप एक अलग वीडियो में टोटली कवर करूंगी मैं, जिसमें क्वेश्चंस भी जितने आज तक आए हुए मैप से भी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है मैप से। ठीक, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। इतने इसको देखना 2-4 बार, मैप थोड़ा देखा करो बैठ के, ये पीडीएफ डाउनलोड करते हो जब, उससे दिमाग में थोड़ी एक पिक्चर बनेगी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें थोड़े दिन लगेंगे याद रखने में मैप को। कुछ पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं आप जिनको समझेंगे, उसके बाद कुछ बीच में क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीएफ क्या कहता है ईवीएस के बारे में। फिक्स्ड क्वेश्चंस है, इनको कोई हिला नहीं सकता पेपर से। देखते हैं चलो। फ्यू पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स, कुछ। एन अटेम्प्ट has been made by NCERT to develop a deep and interrelated understanding of each theme। मतलब कि एक कोशिश की गई है एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसने आपका पूरा करिकुलम प्लान किया हुआ है, आपकी सारी बुक्स हो या फिर आपका एनसीएफ हो। ठीक, तो एनसीईआरटी ने एक कोशिश की है टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। जो 6 थीम्स हैं, हर एक थीम की एक इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बन सके आपकी, बिल्कुल क्लियर तरीके से बच्चे जोड़ करके, कनेक्ट करके, और डीप एक समझ बन सके आपके एनवायरनमेंट से जोड़ करके सारे थीम बनाए गए हैं। टोटल 6 थीम्स में पूरा आपका एनवायरनमेंट है,
5वीं तक के बच्चे के लिए साइंस भी उसी में है, सोशल साइंस भी उसी में है, एनवायरमेंट भी उसी में है, उन 6 थीम्स में ही। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमने अभी किया था सेकंड नंबर पर कि थीम्स को क्यों लगाया गया, क्योंकि एक डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बन सके बच्चे की इश्यूज को लेकर एनवायरमेंट के। ठीक, नेक्स्ट है ईच थीम बिगिंस विद की क्वेश्चंस इन अ लैंग्वेज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। ये बात ध्यान में रखनी है, हर एक जो थीम है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एक की क्वेश्चन से होती है। आप देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, क्या आप मान लीजिए कोई ट्रैवल पर, घूमने के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए कि अच्छा क्या आप कभी घूमने गए हो, तो कहाँ गए हो, अच्छा ट्रेन कैसे चलती है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, तो हर एक थीम जो शुरू होती है वो कुछ सूटेबल क्वेश्चंस से शुरू होती है जो बच्चों की भाषा से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जब तक आप बच्चे की भाषा से कनेक्ट नहीं करेंगे, वो स्पेशली प्राइमरी चिल्ड्रन की बात हो रही है। ठीक है, फिर है वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक जो टीचर है, जो बच्चा है, आपको सेंसिटाइज करना है, उनको संवेदनशील बनाना है। कैसे? अंतर के बेस पे, डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर जो अंतर है, क्लास के आधार पर जो अंतर है, कल्चर के आधार पर जो अंतर है, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर। मतलब डिस्पाइट ऑफ एनी डिफरेंस वी आर यूनाइटेड या वी स्टैंड टुगेदर। ये बात उनके दिमाग में जानी चाहिए कि कितनी भी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, हम सब एक नहीं होते, एक जैसा खाना नहीं खाते, एक जैसे दिखते नहीं है, हमारे लिंग डिफरेंट हो सकते हैं, इसके अलावा क्लास डिफरेंट हो सकती है, हमारी संस्कृति डिफरेंट हो सकती है, रिलीजन, किसी धर्म को हम दूसरे को मान सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो जो हमने अभी किया हुआ है सोशल मीडिया पे कि गालियां ही दे रहे हो बस हम। ठीक, तो ये सारी चीजें, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग हो सकती है, कोई साउथ इंडिया में रह सकता है, कोई नॉर्थ में रह सकता है, कोई ईस्ट में रह सकता है। तो ये सब चीजों के बावजूद भी हम टुगेदर, मतलब यूनाइटेड खड़े हो। ठीक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आपको समझानी है बच्चों को, हर किसी के कल्चर को, फूड को, लैंग्वेज को, इन सबको रिस्पेक्ट करना, वहीं से संवेदनशीलता आती जाए। देखो, आपके पर्सनल बिलीफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी एक चीज में विश्वास रखती हूँ, आप किसी दूसरी चीज में विश्वास रखते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं जिस चीज में विश्वास रखती हूँ आप भी उसी चीज में विश्वास रखें और सर फोड़ लें दोनों मिलके। तो बच्चों के दिमाग में यही चीज जानी चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन जहां पर अंतर या डिफरेंसेस की बात होगी, तो आप क्या सिखाएंगे या वो आंसर किस तरफ जाना चाहिए, जहां बात यूनिटी की हो और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने की हो। सिंपल बात। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इवेल्युएशन ऑफ कोर्स शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड द चाइल्ड शुड बी असेस्ड एज शी ही ऑब्जर्व्स, आस्क्स, ड्रॉज डिस्कशंस इन ग्रुप्स। इवेल्युएशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके हर एक सब्जेक्ट में, यानी सीसी मान लीजिए। तो जो मूल्यांकन है बच्चों का, वो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक दिन पेन पेपर टेस्ट लिया और बस काम खत्म। ठीक है, तो इस केस में द चाइल्ड शुड बी असेस्ड, आप बच्चे को कैसे आकलन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, देखेंगे उसको एक्टिविटीज करते हुए, पूछेंगे उससे क्वेश्चंस, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कराएंगे, डिस्कशंस में उसे इन्वॉल्व करेंगे ताकि उसकी सोच डेवलप हो और ग्रुप्स में कोऑपरेशन सीखेगा, सहयोग सीखेगा। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। भाई आज का टॉपिक समझने वाला है, मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि जल्दी करने पे क्या होगा, ये दिमाग में नहीं बैठेंगी चीजें। अब एनसीएफ पे आते हैं, फिर एनसीएफ करेंगे, एनसीएफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा आपको सरदर्द नहीं लेना। एनसीएफ की क्या रिकमेंडेशन है ईवीएस को लेकर? हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ ईवीएस मतलब एनसीएफ ने कहा है। ठीक है, एनसीएफ ने हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, और आपकी जो पेडागोजी है वो ज्यादातर वहीं से बनती है फिर आपके सब्जेक्ट में, सीटेट में। एनसीएफ की रिकमेंडेशन क्या है? एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो बच्चों की जिंदगी है स्कूल में, वो आउटसाइड द स्कूल, जो घर से या जिस पर्यावरण से वो आ रहे हैं उससे कनेक्टेड हो। मतलब रियल लाइफ से आप जोड़ेंगे लर्निंग को, बच्चे की क्लासरूम में जो आप पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट करे, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करे, क्योंकि बच्चों को रहना दुनिया में ही है, स्कूल में वो सिर्फ 6 घंटे के लिए आया है। ठीक है बात। इसके बाद इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। अगर आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं, बच्चे के एनवायरमेंट से जोड़ रहे हैं लर्निंग को, क्लासरूम लर्निंग को, तो क्या होगा, जो गैप कम होगा। गैप किसके बीच में? घर के बीच में, समुदाय यानी कम्युनिटी के बीच में, और स्कूल के बीच में, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड हो गए। फिर क्लियर है बात? इट डिस्करेजेस द बुकिश और रोट लर्निंग। ये हमारा मेन मुद्दा है कि हम रट्टाफिकेशन को, रटने को, रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करते, डिस्करेज करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्करेज करते हैं आप किसको?
रट्टाफिकेशन को। कैसे कम होगा? जब आप रियल लाइफ से जोड़ेंगे। रियल लाइफ से जोड़ने से और क्या होगा? गैप कम होगा। वो जो इतनी दूरियां बनी हुई है ना, डर है बच्चे के अंदर स्कूल जाने से, पेपर से, पढ़ने से, टीचर से, ये सब खत्म होगा। समुदाय से जुड़ेगा, वो अपनी कम्युनिटी से जुड़ेगा, समाज के लिए कुछ बेहतर सोचेगा, वो आपके स्कूल के बारे में भी सोच पाएगा और अपने बारे में भी और सोसाइटी के बारे में। ओवरऑल इंटरलिंक्ड हैं सारी चीजें। गैप कम कर रहे हैं आप, स्कूल और घर के बीच में जो वो ब्रिज बना हुआ है उसको आप कम कर रहे हैं। वो वैसा ही फील करेगा स्कूल में भी जैसा वो घर पर करता है, अगर आपने इंटरेस्टिंग बनाया लर्निंग को तो। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रियंका यादव जी, सही है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए बस। हाँ सागर, अब सेकंड लास्ट सेशन है आज और कल में पेडागोजी खत्म हो जाएगी, 30 नंबर ईवीएस के खत्म हो जाएंगे। सीडीपी की आप देख चुके होंगे प्लेलिस्ट, फिर भी मैं रिवाइज कराऊंगी, फिर इंग्लिश करेंगे। टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन दिस बेसिस अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोट लर्निंग। जो किताबें बनेंगी इस बेसिस पे कि बच्चों को आपको रियल लाइफ से जोड़ना है, वो भी कैसी बनेंगी? वो किताबें ऐसी बनेंगी कि वो रट्टाफिकेशन को इग्नोर करेंगी। पहले किताबें कैसी आती थी? लाइंस लाइंस भरी हुई हैं जिसमें कोई पिक्चर देखने को नहीं है। अब किताबें कैसी आती हैं? अगर आप एनसीईआरटी की किताबें उठा करके देखेंगे, आपको पिक्चर ही पिक्चर मिलेंगी, इतनी सारी एक्टिविटीज उसमें दी हुई होंगी, इतने इंटरेस्टिंग वे में कहानियां बताई गई हैं कि जैसे वो बुक आपसे खुद बात करेगी, ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है उसमें। ठीक, तो इस आधार पर जो किताबें बनेंगी वो भी ऐसी बनेंगी कि वो बच्चे से कनेक्ट कर सके, डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें रटने को। फिर है, इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइंड इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपी 1986। इससे क्या होगा? जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी एनपी ने 1986 में, वो कहीं ना कहीं तक सफल हो पाएगी। ठीक है, अब तो हम सारे में वही बातें कर रहे हैं, आपका सीबीएसई ने लागू किया सीसी को और सब कुछ। ठीक, तो एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कितना ज्ञान बना इस बात से ये देखने के लिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटेड लर्निंग, उसको समझेंगे और ये आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प कर जाएगा। क्वेश्चन देखिए एक बार थोड़ा सा, बताएंगे टेलीग्राम का लास्ट में बताएंगे। इतने लाइक शेयर करिए, 800 लोगों ने लाइक नहीं किया है, क्या चक्कर है? कर दिया करो भाई। Which one of the following does the National Curriculum Framework NCF 2005 not propose in the context of EVS teaching? मतलब कि इनमें से कौन सी एक बात एनसीएफ ने नहीं प्रपोज की है? इस नोट को ढूंढ लेना पेपर में, इस नोट के चक्कर में पता नहीं कितने नंबर चले जाएंगे आप लोग के। नोट जहां दिख जाए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में जो होता है उसी को लगा देते हैं। नोट पूछा नहीं, मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है वो कौन सी एक चीज को प्रमोट नहीं करता या प्रस्तावित नहीं करता? पहला है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को, मतलब करके सीखने को, ये तो बिल्कुल सिद्धांत है एनसीएफ का, लर्निंग बाय डूइंग। फिर फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स के साथ बच्चे फैमिलियर हो पाए। थीमेटिक अप्रोच, लिंकेजेस विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट, ये तो हम समझ चुके हैं, लिंक तो करना है। थीमेटिक अप्रोच तो दी हुई है, बचा क्या? सिर्फ एक सिंपल आंसर बचा, फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स। अभी हम जब बुक को समझेंगे, ये क्वेश्चन पहले डाल दिया मैंने, जब हम बुक के बारे में समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो रटना है या सिर्फ डेफिनेशंस हैं या टेक्निकल टर्म है जिनसे बच्चा डरे। आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, टेक्निकल टर्म्स का नहीं, बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज, बिल्कुल आसान भाषा का। आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर। इंटीग्रेटेड लर्निंग, एकीकृत अधिगम कह देते हैं इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सिलेबस ही पूरा उस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, बात नाम नहीं बोलूंगी भाई, कोशिश करो यहाँ समझने की, इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली चीजें बहुत हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी एकीकृत अधिगम, एकीकृत अधिगम क्या है ये? The child looks at the environment around him in a holistic manner and does not compartmentalize any topic into science and social science. ये बात बहुत क्लियरली आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है कि जो बच्चा है वो अपने पूरे पर्यावरण को, अपने एनवायरमेंट को एक होलिस्टिक वे में देखता है। मतलब क्या कहेंगे, सर्वांगीण कह सकते हैं इसको। बहुत टाइम हो गया भाई, पता नहीं, लिख लेना, मात्रा की गलती होगी कुछ। ठीक, सर्वांगीण रूप से देखेगा, एकीकृत रूप से देखेगा, एज अ होल देखेगा। एनवायरमेंट में उसने पेड़ देखा तो वो ये नहीं सोचता, उसने पेड़ देखा, नदी देखी तो वो ये नहीं कहता वो देखो देखो ज्योग्राफी, ये नहीं कहेगा वो। उसके लिए वो पर्यावरण है, वो उसकी सराउंडिंग का हिस्सा है, वो एज अ होल देखेगा। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट होते हुए देखा, कुछ साइंस की कोई चीज देखी, कोई गाड़ी देखी, कोई फोन देखा, तो ये नहीं बोलेगा अरे ये साइंस है ना।
आपको, मैं और आप अगर आज देखते हैं, कोई न्यूज भी देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा अच्छा ये टेक्निकल इश्यूज पर बात हो रही है, ये साइंस के बारे में बात हो रही है, ये ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है, ये एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है। लेकिन बच्चा कैसे देखेगा? अपनी पूरी सराउंडिंग को वो एज अ होल देखेगा, होलिस्टिक मैनर में देखेगा, एक एकीकृत रूप में देखेगा। ठीक है, समरूप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज, वो हिस्सों में नहीं देखता तोड़ तोड़ के, साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस ऐसे नहीं देखता वो। क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो वो किसी टॉपिक को साइंस और सोशल साइंस में तोड़ करके नहीं देखता, वो एक जनरल रूप में अपने पर्यावरण को देखता है। इसलिए हमने क्लास जो नाम रखा हुआ है बुक का या सब्जेक्ट का, वो क्या है? साइंस क्यों नहीं रख दिया? ईवीएस रखा है। ठीक है, हेंस ईवीएस इन क्लास 3rd and 5th integrates the concepts and issues of science, social science and environmental education। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए क्योंकि बच्चा इंटीग्रेटेड रूप में देखेगा, एकीकृत रूप में देखेगा, होल देखेगा एनवायरमेंट को, इसलिए हमने क्लास 3rd and 5th, मतलब 3rd to 5th है आपकी ईवीएस की बुक, 1st 2nd में नहीं है। ठीक, उस केस में हमने 3rd to 5th की ईवीएस में कौन से टॉपिक्स को शामिल किया हुआ है? जो विज्ञान के भी हैं, जो सामाजिक विज्ञान के भी हैं, और जो पर्यावरण अध्ययन के भी हैं। मतलब साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंट, तीनों को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, एकीकृत किया हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चा कंबाइंड देखता है। आपने देखा, स्पेस की बात की थी हमने एनसीईआरटी की समरी में, स्पेस वाला जो टॉपिक है वो किसका हुआ? साइंस का हुआ। हमने एनवायरमेंट की बात की थी, कैसे बिहार में मधुमक्खी पालन होता है, ये है वो है, वो सब चीजें क्या थी? ईवीएस के बारे में बात थी। सोशल साइंस के बारे में हमने बहुत सारे इश्यूज की बात की है, कैसे हुआ, क्या है ये, ईवीएस में इंक्लूड किया हुआ है। हमने इन तीनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया हुआ है। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे बच्चा क्या कर पाएगा? साइंस को भी समझ रहा है, वो सोशल साइंस से भी जुड़ रहा है और अपने एनवायरमेंट से भी। तो ईवीएस क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो हम पढ़ते हैं 3rd to 5th में। तो एनवायरमेंटल स्टडीज में तीनों जो टॉपिक्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तीनों जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं। इसी को हम इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं, जब एक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो दूसरे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड हो जाए या जुड़ जाए। नेक्स्ट है, दिस सब्जेक्ट इज नॉट देयर इन क्लासेस 1 and 2। ये बात हमने अभी समझी थी। ये जो सब्जेक्ट है ईवीएस, ये 1st और 2nd क्लास में नहीं है, 1st और 2nd क्लास में ये नहीं है। ठीक, ईवीएस हम नहीं पढ़ाते 1ली 2री कक्षा में, बट द इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट आर मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। लेकिन इससे रिलेटेड जो एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं 1ली 2री कक्षा में, उनको कहाँ डाला गया है? भाषा यानी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश हो सकती है, और मैथमेटिक्स गणित में। तो क्या ध्यान में रखना है? इसलिए नहीं कि हमें बोझ कम करना था, हमें सिलेबस कम करना था, तो हमने 1st 2nd में ईवीएस को हटा दिया, लेकिन इसलिए कि हमने इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं ईवीएस से, उनको लैंग्वेज यानी भाषा और गणित के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हुई है ना। मान लीजिए कोई कविता है चंद्रमा पर, क्या है? आप एनवायरमेंट की भी समझ दे रहे हैं बच्चों को और आप कविता भी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू। ठीक, तो लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू 1st 2nd में हम इसको जोड़ देते हैं, इसलिए ईवीएस नहीं है 1st और 2nd क्लास में। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। ये जो कहानियां इतनी देर से चल रही हैं, ये इतनी समझ आ पाई है आपको? देखते हैं। एनसीएफ 2005 हैज नॉट रिकमेंडेड एनी प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर ईवीएस फॉर क्लास 1 and 2। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस इज, मतलब एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। इसका रीजन क्या है? फटाफट से बताओ। नवनीत, क्या हुआ? क्या बीमारी आई? बताओ। बहुत बढ़िया, हम लोग इस समय 4000 लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं कमेंट्स ले नहीं सकती हूँ ना, अगर इतने सारे कमेंट्स हैं फिर मैं कमेंट्स ही ले पाऊंगी, ये आपका पूरा जो सिलेबस है ये रह जाएगा, है ना। डी आंसर कर रहे हैं आप। पहला है टू रिड्यूस द लोड, ऐसा कुछ नहीं है, लोड घटाने के लिए हमने कोई बात नहीं पढ़ी अभी तक। ईवीएस इज ओनली क्लास 3 ऑनवर्ड्स, मतलब कि भैया तीसरी से ही होगी, बट हो तो दूसरी से भी सकती थी, क्यों नहीं हुई। फिर है लर्नर्स इन क्लासेस 1 and 2 कैन नॉट रीड एंड राइट। ये किसने कहा? आप आते ही तो उनको सिखा ही रहे हैं पढ़ना और लिखना। ठीक, टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, यही हमने समझा था कि हम संदर्भ में बात करते हैं, हम भाषा और गणित के माध्यम से हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की भी। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो जिससे आप उस पॉइंट तक पहुंच पाए, रिलेट कर पाए। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाते हैं, चलो इसी बात पे। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स चल रहा है आप लोगों का। कल भी सेशन में याद करके, कल सेशन में थोड़ा कोशिश करूंगी 9 बजे स्टार्ट ही हो जाए, क्योंकि सेशन बड़े रहेंगे, 2 सेशन में ईवीएस खत्म करना है।
इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड। लाइन मिल गई आपको, आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करना आज पेडागोजी की। मैं हालांकि कराऊंगी जब एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले ज्यादा क्वेश्चंस। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस में क्यों नहीं बांटे हमने, क्यों कंपार्टमेंटलाइज नहीं किए हमने? ईवीएस के जो इश्यूज हैं उनको ऐसे अलग अलग क्यों नहीं बांटा जाता? The child looks at his environment in a holistic manner. ये एक अच्छी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है। डिक्रीज करना था सिलेबस को। सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई। अब कई लोग होंगे जो डी आंसर कर रहे होंगे, तो ये तो हमें पता है कि सीबीएसई ने बनाया है, मतलब क्या करें, उसका रीजन तो होगा कुछ। ठीक, तो यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि किसने बनाया है, ये नहीं पूछा हमसे कि किसने बनाया है। ठीक, बात क्या है? ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस में अलग अलग नहीं बांटा, ईवीएस में ही पढ़ रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि बच्चा होलिस्टिक मैनर में देखेगा अपने एनवायरमेंट को, वो होल एक बड़े समग्र रूप में देखता है। ठीक, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो लिख लो कहीं, थीम्स पर क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में पढ़ी, उसके बाद एनसीएफ पर क्वेश्चन, उसके बाद ये जो हमने अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच पढ़ी, ईवीएस की बुक क्यों नहीं है, और ये टेक्स्ट बुक, ईवीएस की टेक्स्ट बुक के बारे में। ये 5 छोटे छोटे टाइप्स हैं जिन पर 10 क्वेश्चन तक बन सकते हैं आपकी पेडागोजी में। मतलब 2-2 क्वेश्चन भी अगर एक पर दिया थोड़ा सा घुमा करके, 10 नंबर यहीं से हो गए। टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ये बात ध्यान रखनी है हमें हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो या यहाँ पर ईवीएस हो। जो आपकी पुस्तक है, जो किताब है, जो टेक्स्ट बुक है, वो ओनली सोर्स नहीं है, वन ऑफ द सोर्स है। एक संसाधन है पढ़ने का, सीखने का, ज्ञान का, नॉलेज का, सब कुछ नहीं है ना, सर्वो सर्वा नहीं है सब कुछ। मतलब टेक्स्ट बुक इज नॉट गॉड, वन ऑफ द रिसोर्स है। उसके अलावा आप रियल लाइफ एग्जांपल्स से जोड़िए, एक्टिविटी कराइए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज कीजिए। टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स नहीं है, वन ऑफ द सोर्स है। क्लियर हो गई बात? बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई रोल नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन, इसलिए टेक्स्ट बुक को क्या करना चाहिए? बच्चों को ज्ञान का सृजन करने में। ये कंस्ट्रक्शन वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, जहां दिख जाए आपको सीटेट में, मान लेना कि बहुत अच्छी तरफ जा रहे हो आप, आंसर बहुत प्यारा सा लगेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट नॉलेज मतलब ज्ञान का सृजन कर सके, बच्चे ज्ञान की रचना कर सके, इस बात को सपोर्ट करेगी टेक्स्ट बुक। ठीक, कैसे सपोर्ट करेगी? थ्रू ऑल सोर्सेज, जितने भी साधन है उसके पास, सच एज बाय पीपल, जो लोग हैं, देयर एनवायरमेंट, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। मतलब कि टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल सोर्सेज सच एज बाय पीपल, देयर एनवायरमेंट, न्यूज़पेपर, सबको जोड़ करके। आपने देखा अल्ब्रूनी की पूरी एक वो बनाई हुई थी, उसमें क्या थे? वो एक हिस्टोरियन थे। कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट मिल जाएगी आपको बुक के अंदर, आपको कुछ एनवायरमेंट के कितने सारे इश्यूज हैं, तो कोशिश की गई है कि वो ऐसा सोर्स बने जिससे बच्चे लगभग सभी तरीके से जुड़ पाए, भाषा आसान हो टेक्स्ट बुक की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है, देयर इज नो प्लेस फॉर डेफिनेशंस एंड मियर इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। बहुत इंपॉर्टेंट, ईवीएस की यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की जो किताब है, आपकी पुस्तक है, बुक है, उसमें डेफिनेशंस, परिभाषाओं का डेफिनेशंस एंड मियर इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन को पुट कर देना, सूचना दे देना, बस आपको स्टेटमेंट दे दिया, सूचना दे दी, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप बड़े हो चुके हो, आप रट भी लोगे एक बार को, उसको मजा नहीं आएगा। तो सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ परिभाषाएं ना भरी हुई हो और सिर्फ इंफॉर्मेशन ना पुट कर दी गई हो, उसको बहुत आसान भाषा में जिससे बच्चा कनेक्ट कर सके, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हो, इतनी अच्छी पिक्चर्स हो, कुछ एक्सरसाइज हो जिससे मजा आए बच्चे को। ठीक, तो इस तरीके की बात टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन और मियर इंफॉर्मेशन नहीं। इवन द लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक इज नॉट फॉर्मल। फॉर्मल क्या है? एकदम बहुत ही सीरियस वे में, एकदम सूट बूट पहन के आप जाते हैं ना, ऐसे टाई वाई लगा के, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, है ना, फॉर्मल्स में जाते हैं आप इंटरव्यू देने या जॉब करने। इनफॉर्मल क्या, आप मजे मस्ती में रहते हैं, जैसे दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। तो जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी में बुक्स की, वो कैसी रखी गई है? वो लैंग्वेज रखी गई है जिसको बच्चे बोलते हैं। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक, या हमने अब तक पढ़ी है, बहुत आसानी से, बहुत मजे मजे में, बिल्कुल बच्चों की लैंग्वेज का यूज किया गया है, क्योंकि किताबें बच्चों के लिए हैं, बच्चे किताबों के लिए नहीं है। ठीक हो गई बात यहाँ तक की? क्लियर है? तो फॉर्मल लैंग्वेज की जगह, डेफिनेशंस की जगह, सिर्फ इंफॉर्मेशन भरने की जगह, उसी बात को बहुत इंटरेस्टिंग वे में बच्चों की भाषा में कहा गया है टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है बात? रटना नहीं है, समझना है चीजों को। क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसी बात पर Which one of the following characteristics should an EVS textbook at the primary level not have? मतलब कि EVS की जो पुस्तक है, कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी एक विशेषता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर? फटाफट से आंसर करो। हाँ, EVS NCERT खत्म हो चुका है, कल 30 नंबर का EVS खत्म है आपका। एग्जाम मोड में दिख रही हूँ मैं आजकल, मतलब आज तो मैं बिल्कुल वही फील है जो 15 दिन पहले आता है ना एग्जाम से, मैं इतनी सीरियस हो जाती हूँ, आपको लगता है मेरा ही एग्जाम है। बताओ एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड एन EVS टेक्स्ट बुक एट द प्राइमरी लेवल नॉट हैव? EVS की किताब में कौन सी एक चीज नहीं होनी चाहिए, कौन सी एक विशेषता नहीं है EVS की पुस्तक की? फटाफट से बताओ। स्टोरीज और इंसिडेंट तो होने ही चाहिए, और ट्रू स्टोरीज हैं लोगों के बारे में। डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, स्पेस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन दी हुई होती, और जो उनकी कहानी थी सुनीता इन स्पेस, सुनीता विलियम्स की कहानी और उनके एक्सपीरियंसेस, उनके बाल खड़े हो गए थे, ये हो गया था, इंटरेस्टिंग वे में ना बताए होते तो कोई फायदा नहीं था, वो चैप्टर बच्चे नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, बच्चों को स्पेस का कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी से नहीं समझ में आता। तो सिर्फ डेफिनेशन भरना या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में अमूर्त चीजें जिनको बच्चे टच फील नहीं कर सकते, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ, इसलिए बी ऑप्शन सही है। बाकी नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट शो होना चाहिए। डाइवर्स बैकग्राउंड के बारे में बात की गई है बुक में, आप देखेंगे एक कहानी है जो किसी बिहार के बच्चे के बारे में है, एक कहानी है जो तमिलनाडु के बच्चे के बारे में, एक कहानी है जो केरला की बात कर रही है, एक कहानी है जो आपकी नागपुर की बात कर रही है। तो इस तरीके से पूरे इंडिया को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं हैं तीनों, सिर्फ एक को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS? EVS के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? नॉट वाले क्वेश्चंस स्पेशली मैंने लिए हैं, बहुत गलतियां होती हैं नॉट में, तो नॉट ट्रू बताएं एक बार। हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन में दिक्कत होगी, मेरे को सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS? EVS के बारे में कौन सी एक चीज सही नहीं है? EVS इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ठीक बात है, ये तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। EVS provides opportunities to the learners to explore their environment, बिल्कुल अच्छी बात है। EVS में एक्सप्लोर करने की 5E की भी बात होती है, वो मैं डिस्कस करूंगी आगे चल के, कल कर लूंगी। 5E क्या है, एक्सप्लोर, एंगेज और इन सब की जो बात होती है, बच्चों को एक्सप्लोर करेंगे आप, अपॉर्चुनिटीज देंगे। EVS emphasizes descriptions and definitions, बस यही गलती हो गई, डेफिनेशंस की तो मियर डेफिनेशन और सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक। नेचर ऑफ EVS इज इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ है साइंस सोशल साइंस से भी, ये बात तो ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो गया, बिल्कुल सिंपल।